हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और क्या होता है हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर हमें फाइंड करनी है किसी पार्टिकल की, स्पेशली स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, तो वो हम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी फाइंड नहीं कर सकते हैं। और मैथमेटिकली उसके लिए गिवन था डेल्टा एक्स dot delta p greater than equal to h upon 4 pi. Here delta x is the uncertainty in the position and delta p is the uncertainty in the momentum. और इसी से ही हमने एक और भी एक्सप्रेशन बनाया था, वो क्या था? डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। और इनसे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट और बाकी है हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। एक्चुअल में देखो क्या हुआ, क्या बोला गया कि हम यहाँ पे कैसे पता लगा पाए कि क्या हम पोजीशन और जो मोमेंटम है या पोजीशन और वेलोसिटी है, क्या हम उसको एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या बोला गया, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ध्यान कीजिए, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में भी लगभग उसमें मोस्टली सारा खेल वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन का ही था। आप लोग क्या करते थे, एक रेज को यहाँ पे जिनकी प्रॉपर फ्रिक्वेंसी होती थी, उन रेज को आप फॉल कराते थे किसी भी एल्कली मेटल की सरफेस पे, और उन रेज की जो एनर्जी है या उन फोटोन्स में जो एनर्जी प्रेजेंट है वो एनर्जी ये ले लेता था इलेक्ट्रॉन, और खुद यहाँ से क्या हो जाता था, इमिट हो जाता था। सेम यहाँ पे भी बोला गया कि क्या करना चाहिए कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज वी हैव टू लोकेट इट्स पोजीशन, हम इसकी पोजीशन को लोकेट करना चाह रहे हैं, पता लगाना चाह रहे हैं, तो क्या कहा गया कि इसके ऊपर आप फोटोन्स को इंसिडेंट करो। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी इंसिडेंट फोटोन है, एक रे है, ठीक है, लाइट है, एनर्जी है, लाइट है इसके अंदर, तो लाइट के अंदर कौन प्रेजेंट होंगे, लाइट के पार्टिकल्स कौन है, फोटोन्स है, ये इंसिडेंट फोटोन्स है। तो फिर क्या कहा गया कि जब ये इसके ऊपर फॉल करेंगे तो फिर यहाँ से कुछ रिफ्लेक्टेड भी आपको मिलेगा, कुछ आप फिनोमेना यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, और उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम देख लें तो हमें इसकी जो पोजीशन है वो लोकेट हो जाएगी, पोजीशन हमें इसकी पता चल जाएगी। मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे चला गया, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड फोटो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको पता लगा पाएंगे, हम इजीली उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे गया है, कहाँ उसकी पोजीशन है, हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, फिजिक्स में आप लोग ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं, तो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के बेसिस पर, ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोग एक्यूरेसी जो फाइंड करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक्यूरेटली हमें पता चल जाए, तो वो एक्यूरेसी जो है वो वेवलेंथ की हेल्प से फाइंड की जाती है। मतलब कि आप यहाँ पे कोई रे फॉल करा रहे हैं, उसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी ज्यादा स्मॉल वैल्यू किसकी होगी, वेवलेंथ की होगी, स्मॉल लैम्डा, लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को, तो जितनी ज्यादा कम वैल्यू किसकी होगी, वेवलेंथ की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी पोजीशन के अंदर। जो आप पोजीशन, मोमेंटम या वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल ये बताता है कि जितनी छोटी वैल्यू आप लेंगे लैम्डा की, वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। और देखिए स्मॉल वेवलेंथ का मतलब और भी तो कुछ होता है, स्मॉल वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी अगर न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एनर्जी विल बी हाई। ठीक है, देखिए सिंपल सा है बिल्कुल, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसमें क्या बोला गया कि आप यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे इंसिडेंट करा दो रेस को, सपोज यहाँ से ये इंसिडेंट फोटोन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, और रिफ्लेक्शन भी तो कुछ होगा ना, कुछ रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, तो उसको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगी, आपको पोजीशन लोकेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसी बीच में जो ऑप्टिक्स है, जो ऑप्टिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स के एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो एक्यूरेसी है वो डायरेक्टली वेवलेंथ से रिलेटेड होती है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी पोजीशंस में, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस एनर्जी भी वहां पे आपको क्या मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी।
और फिर क्या बोला गया कि जब ये हाई एनर्जी का फोटोन, क्योंकि एनर्जी किसकी है, फोटोन की, वेवलेंथ किसकी है, फोटोन की है, तो जब ये हाई एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो उस हाई एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, मींस जो उसका डायरेक्शन होगा या जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। मींस सपोज आपको पोजीशन मिलनी तो चाहिए थी ये, वो रिफ्लेक्ट होके जाता है यहाँ पे, बट हो सकता है आपको यहाँ मिल रहा है वो, या हो सकता है वो जाना तो चाहिए था ऐसा सीधा, ठीक है, इधर रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, वो ऐसे मिल रहा है। तो जब भी मींस यहाँ से आपको कंप्लीट एक्यूरेसी मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, अगर आप कम वेवलेंथ का यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप कम वेवलेंथ का यूज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी हाई होगी, और जब हाई एनर्जी का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, डायरेक्शन एंड हेंस उसकी वेलोसिटी को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। लेकिन बात फिर वही आती है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ा था और हमने देखा था कि डी ब्रोगली कंसेप्ट की हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। सिमिलरली जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इट आल्सो डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। इस प्रिंसिपल की भी हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, क्योंकि डेली लाइफ में आप सबको पता है वी डील विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताया गया। क्या कहा गया कि ये तो देखो छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब आप लाइट फॉल करा रहे हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो गई। लेकिन इसको कैसे समझाया गया कि मान लीजिए एक रूम है आपके पास, एक डार्क रूम है, उसके अंदर एक रैट है, ठीक है, आप उस रैट के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाइट फॉल करा रहे हैं टॉर्च से। तो अगर आप टॉर्च से लाइट फॉल करा रहे हैं तो क्या उससे जो रैट है उसकी पोजीशन पे, उसके डायरेक्शन पे या उसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, वो जिस डायरेक्शन में है, जिस पोजीशन में है, वो उसी पोजीशन पे ही रहता है। तो इससे पता चला कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है, ठीक है। जैसे डी ब्रोगली कंसेप्ट की हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसी तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भी हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है। अब एक्सप्रेशन सिंपल से ये हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए हम और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड। यस देखो न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हमें क्या फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एक्स ऑफ ए बुलेट ऑफ मास। मास कितना गिवन है, 5 ग्राम। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है। और या तो इसको डेसिमल्स में लिख लो या फिर पावर के टर्म्स में लिख दो। पावर के टर्म्स में क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻³ किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। दैट इज नोन टू हैव ए स्पीड समवेयर बिटवीन। अब इस बुलेट की जो स्पीड है वो इससे इसके बीच में, मीन्स 5 करोड़ 50 लाख एंड 5 करोड़ 50 लाख 1, इनके बीच में कहीं स्पीड है, ठीक है। मीन्स इन दोनों के बीच में वो स्पीड क्या करती है, उसकी लाई करती है। तो हम यहाँ से अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा वी कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी है देखा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी, डेल्टा वी। सब्ट्रैक्शन करो, दिस माइनस 5 करोड़ 50 लाख 1 माइनस 5 करोड़ 50 लाख, हो गया। सोल्व करो इसको, क्या मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मीटर पर सेकेंड, यानी डेल्टा वी क्या है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है। देखो वैसा ही न्यूमेरिकल था, कुछ नहीं है, जस्ट ये दे दिया गया थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वी। और वो कैसे आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। तो हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, एज वी नो फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या पता है हमें, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, क्योंकि वेलोसिटी वाली टर्म है, इक्वल टू h/4πm। हमें क्या फाइंड करना है, देखो डेल्टा एक्स फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू h/4πm तो था, और ये डेल्टा वी भी वही चला जाएगा। डेल्टा वी अब देखो क्या बना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू एम। मास कितना है देखो 5 × 10⁻³ और डेल्टा भी कितना आया है 1 मीटर पर सेकेंड। सोल्व कर दो, डेसिमल्स हटा दो, दोनों के डेसिमल कट गए यहाँ से, ठीक है। तो क्या बचा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 662 अपॉन 4 × 314 × 5, ये सारी तो
विदाउट पावर जो टर्म्स है वो आ गई। ऊपर क्या है इंटू 10⁻⁻34, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव की जगह पावर में क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, क्या मिल जाएगी आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से एक छोटे से कंसेप्ट को और स्टडी किया जाता है। इससे पहले हमने बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, और बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली क्या था कि सेंटर में एटम के कौन होता है न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं वहां पे रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होता। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें इस बात की भी एक्सप्लेनेशन मिली, मींस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ऑर्बिट में ही रिवॉल्व क्यों करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमें एक्सप्लेन करना है। यस देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या था, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इतना डायमीटर होता है न्यूक्लियस का। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतनी ही होनी चाहिए, उसके डायमीटर के इक्वल ही होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इतनी ही ये होनी चाहिए। अब यहाँ से अब हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, हम डेल्टा V फाइंड करें इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली, जो कि डेल्टा एक्स डेल्टा V इक्वल टू h/4 पाई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम डेल्टा एक्स फाइंड करें तो क्या मिलेगा, लेकिन डेल्टा एक्स तो यहाँ पे है, हमें क्या फाइंड करनी है डेल्टा V फाइंड करनी है। अगर हम डेल्टा V फाइंड करें तो क्या मिलेगा h/4 पाई एम डेल्टा एक्स। और जब ये सारी वैल्यूज पुट की गई तो देखो हमें क्या मिला 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा एक्स विच इज 10⁻⁻50। और इन सबको पुट करने के बाद वेलोसिटी आई 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। और देखो जो कितनी ज्यादा है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना है न्यूक्लियस के अंदर तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इतनी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए उसकी पोजीशन में। और इसके बेसिस पर हम यहाँ से डेल्टा V यानी स्पीड फाइंड कर रहे हैं, तो वो कितनी मिल रही है वेलोसिटी 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। और ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उससे भी कितनी ज्यादा होती है, विच इज नॉट पॉसिबल। इतनी ज्यादा वेलोसिटी होना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अब इन दो कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम लोग डी ब्रोगली कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद जो बोर्स मॉडल के फेल होने का जो रीजन है वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। बोर मॉडल एक्चुअल में आपका फेल क्यों हुआ कि देखो, एक तो उसने वेव नेचर को कंसिडर नहीं किया, जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, और डी ब्रोगली कंसेप्ट में ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन किया गया था। ड्यूअल नेचर में कौन सी नेचर आ जाती है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। लेकिन बोर्स मॉडल में वेव नेचर के बारे में कुछ भी गिवन नहीं था, इसलिए बोर मॉडल क्या हुआ, फेल हुआ। सेकेंड, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिक्स है यानी कि उसका जो पाथ है वो क्या है, फिक्स हो गया। हम इजीली क्या कर रहे हैं, बता पा रहे हैं, इजीली हम पाथ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ ये है, पता है हमको अच्छे से। लेकिन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली तो हम एग्जैक्टली पोजीशन और वेलोसिटी को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो फिर बोर कैसे ये बोल सकते हैं अपने मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो यही दो रीजन थे। इन दोनों कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद बोर मॉडल के फेलियर का पता चल जाता है। मींस डी ब्रोगली कंसेप्ट और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने से हमें बोर मॉडल की लिमिटेशंस का पता चलता है, बोर मॉडल क्यों फेल हुआ ये हमें पता चला। तो देखिए, जब वो मॉडल फेल हो गए तो यानी एक नए मॉडल की जरूरत थी। तो
इसलिए ही अब मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कशन किया था इस रिलेटेड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। जो और मॉडल है एटम के उनको क्या बोला जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसी के बाद हमें वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम स्टडी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, थैंक यू।